नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसका क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय है जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। तो इसका आंसर लिखिएगा कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हम निम्नलिखित उपाय सुझाएंगे। पहला कि रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, यानी लोगों को रोगों के प्रति शिक्षित करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण यानी प्रतिरक्षी कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे। ठीक है। तीसरा है अपशिष्ट यानी वेस्ट का समुचित निपटान करेंगे ताकि वातावरण अच्छा बना रहे। उसके बाद है कि खाने और पानी की आपूर्ति के संसाधनों का स्वच्छ रख रखाव रखने के लिए लोगों एवं सरकार यानी कहने का मतलब है प्रशासन को हम प्रेरित करेंगे, मतलब उपाय सुझाना है ना, इसीलिए। उसके बाद है रोग वाहक को यानी वेक्टर्स पर नियंत्रण रखने के उपाय करने चाहिए, जैसे कि गंदगी के ढेर और गंदे पानी यानी बाढ़ और नाली के पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं, जैसे कि टीका यानी वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैसे ही वैक्सीन के प्रयोग से पोलियो, ठीक है, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस जैसी अनेक संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कगार पर हैं और प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों के प्रभाव को कम कर ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों का संचारण कैसे होता है, जैसे अमीबता, मलेरिया, एस्केरिसिया, निमोनिया। तो सबसे पहले अमीबता की बात करें यानी अमीबियासिस की, तो इसमें मानव की बृहत आंत्र में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से अमीबता यानी अमीबियासिस या अमीबी अतिसार होता है। ठीक है। और कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मक और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की वाहक है जो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है और मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थों के प्रमुख स्रोत हैं। अगला बात करें मलेरिया की, तो प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है और प्लेमोडिया या प्लाज्मोडियम के विभिन्न जातियाँ जैसे प्लेमेरियाई और फैंसीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम द्वारा होने वाला दुर्लभ मेलिगेंट सबसे गंभीर और घातक भी हो सकता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा जो है इस रोग का संचारण होता है। अगला रोग की बात करें तो है एस्केरिसिया। तो आंत्र परजीवी एस्केरियासिस से एस्केरिसिया यानी एस्केरियासिस नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। उसके बात करें निमोनिया की, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस रोग में फुफ्फुस के वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। ज्वर,
ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि जो है निमोनिया के लक्षण हैं। चौथा प्रश्न है कि जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पानी के द्वारा संचालित होने वाले कुछ मुख्य रोग हैं टाइफाइड, अमीबता, एस्केरियासिस आदि। इन रोगों के रोकथाम के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो पानी को उबालकर या फिल्टर करके पीना चाहिए और पीने के पानी को साफ बर्तन से ढक कर रखना चाहिए। दूसरा कि जलाशयों, कुंडों या तालाबों के समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। तीसरा कि मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के रोगवाहक और उनके प्रजनन की जगहों का नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास जल को जमा नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद कि शीत यंत्र, यानी शीत यंत्र कहने का मतलब है कूलर की नियमित सफाई, उसके साथ मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिंबकों को खाने वाली मछलियाँ संग्रहित पानी में डालना चाहिए और खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और अनुपयों यानी दलदलों आदि में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर न घुस सके। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पुनर्योगज डीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर यानी ईस्ट में रोगजनकों की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत बी का टीका। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा कि लसिकाभ अंग यही वे अंग हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति या परिपक्वन यानी मैचुरेशन और प्रचुरोद्भवन यानी प्रोलिफरेशन होता है। उसके बाद अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा यानी स्प्लीन लसिका ग्रंथियों, टॉन्सिलों, क्षुद्रांत्र के पेयर पैचों और परिशेषिका यानी अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग वे ऐसे स्थान हैं जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती है। अगला प्रश्न है कि इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा रूप बताइए, यानी सबका फुल फॉर्म बताना है। तो पहला जो है वो है MALT। तो इसका लिखिएगा फुल फॉर्म कि म्यूकोसेल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको कहते हैं श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो गया इंग्लिश में और इसी को हिंदी में ये कहा जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, खासकर इंग्लिश वाला नाम याद रखिएगा, ऐसे मिलेगा दोनों आपको। उसके बाद अगला है CMI यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कोशिका माधित प्रतिरक्षा। उसके बाद है AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हिंदी में आपको बोल देगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। उसके बाद है NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इसके बाद है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। पहला है कि सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर पहले लिख लीजिए, उसके बाद बी को देखते हैं, उसका भी उदाहरण देना है और वहाँ पे भेद करना है। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे क में 2 क्वेश्चन है, सहज यानी जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताना है आपको। ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि सहज यानी जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा यानी इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध करने से हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा जो है 4 प्रकार के रोध होते हैं।
जैसे सबसे पहले है शारीरिक रोध यानी फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा जो है मुख्य रोध होता है और सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, जठरांत्र यानी गैस्ट्रोटेटाइनल और जनन मूत्र को आश्रित करने वाली एपिथीलियम का श्लेष्मा आलेप यानी म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। दूसरा है कार्कीय रोध। कार्कीय रोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सभी जो है रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। अगला जो है वो है कोशिकीय रोग या कोशिकीय रोध। यहाँ पर रोष नहीं, कोशिकीय रोध होगा, ठीक है, यहाँ पे रोध कर लीजिएगा। यानी सेलुलर बैरियर। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक यानी श्वेताणु, उदासीन रंजी, PMNL यानी न्यूट्रोफिल्स जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु, एक केंद्रक काणु यानी मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट के प्रकार एवं उत्तक में बृहत भक्षकाणु यानी मैक्रोफेजेज रोगाणुओं के भक्षण करते और नष्ट करते हैं। और आगे बात करें साइटोकाइनिन रोध की, तो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं यानी इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्रवण करती है और जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है, ठीक है। और दूसरा जो था अंतर करना था, यानी वो तो हो गया आपका सहज प्रतिरक्षा। अब जो है उपार्जित प्रतिरक्षा है। अगला जो है उपार्जित प्रतिरक्षा है, तो इसका लिखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है और इसका अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करता है जिससे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक आई या पूर्व वृत्तीय यानी एनामिस्टिक अनुक्रिया होती है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है और प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है और ये लसिकाणु है बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। तो रोगजनक की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वो रोगजनक से लड़ सके और ये जो प्रोटीन जो है प्रतिरक्षी कहलाती है। अगला प्रश्न है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताना है आपको। तो आंसर लिखिएगा इसका कि जब प्रपोषी प्रतिजनों यानी एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं और प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है और सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। और प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, ठीक है, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। और दुग्ध श्रवण लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माता द्वारा स्रावित पीले तरल पीयूष यानी कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी IgA की प्रचुरता होती है जो शिशु की रक्षा करता है। और सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा माँ से प्रतिरक्षी मिलते हैं और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या देखें, तो अगला प्रश्न है 9 नंबर कि प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र जो है आप लोगों को बना लेना है। तो रहने देते हैं इतना ही और बाकी बात जितना भी क्वेश्चन बचा, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया तो 8 क्वेश्चन और बच गया। तो इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।